हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस में आज हम क्लास 11th ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लेसन 3 जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम पृथ्वी के धरातल पर रहते हैं और अपने जीवन से संबंधित सभी क्रियाकलापों को संपादित करते हैं, किंतु जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उसकी आंतरिक संरचना क्या है इसके अंदर जिस पर यह धरातल टिका हुआ है और मनुष्य अपने विकास के सभी कार्यों को संपन्न करता है। ठीक है, तो इन सभी विषयों पर, सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो इस अध्याय में हमें पढ़ना है। पहला बिंदु है महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसमें इस लेसन में कुछ शब्द ऐसे हैं जो बार बार आए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। दूसरा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत, अर्थात वह कौन से स्रोत हैं जिनसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है हम जान सकते हैं। फिर है भूकंप किसे कहते हैं, इसके प्रकार, इसको मापने की प्रक्रिया क्या है, इनका वितरण और प्रभाव। फिर चौथा पॉइंट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। और अंतिम बिंदु है ज्वालामुखी, इसके प्रकार और इसकी स्थलाकृतियाँ। तो आइए बच्चों देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 1, जिसको मैंने अभी बताया महत्वपूर्ण शब्दावली। और इसमें पहली शब्दावली है भूपर्पटी। ठीक है ना, भूपर्पटी। और इसका अर्थ क्या है, अवसादी शैलों से बने, यानी परतदार जो शैलें होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स इसको कहते हैं, इससे बने धरातलीय आवरण के नीचे पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो लगभग 5 से 50 किलोमीटर चौड़ी है, भूपर्पटी कहलाती है। अर्थात ये जो भूपटल है ये क्या कहलाती है, भूपर्पटी। दूसरा है रिक्टर किसे कहते हैं। रिक्टर है भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र। ठीक है, भूकंप की जो तीव्रता कितनी है, कम है, ज़्यादा है, इसको हम किसके माध्यम से मापते हैं, रिक्टर के माध्यम से। फिर है उद्गम केंद्र क्या है। भूगर्भ के जिस जगह भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम कहते हैं उद्गम केंद्र। उसके बाद सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ क्या है, यह भूकंप मापने का यंत्र है, यानी भूकंप मापी यंत्र है। और अगला है सियाल क्या है, भूपटल की ऊपरी परत। भूपटल यानी भूपर्पटी जिसको मैंने ऊपर बताया, इसकी ऊपरी परत सियाल कहलाती है। सियाल इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें 2 शब्द हैं, सी प्लस आल। सी प्लस का मतलब है, सी का अर्थ है सिलिका, और ये एल्युमिनियम है, एल है एल्युमिनियम। अर्थात ये जो सियाल परत है इसमें 2 तत्वों की प्रधानता है, सिलिका और एल्युमिनियम। और आगे है निफे। यह पृथ्वी की आंतरिक परत है, भारी तत्वों से बनी है यह परत, और इसमें निकिल और फेरियम ये दिया गया है ब्रैकेट में। इसमें कौन से तत्व हैं, निकिल है प्लस फेरियम है। तो ये थी महत्वपूर्ण शब्दावली। ये शब्द आपके लेसन में बार बार रिपीट होंगे, इसलिए जानना आवश्यक है कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। इसके बाद देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत। आंतरिक यानी पृथ्वी के अंदर क्या है, कैसे उसकी संरचना है, और इसको जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, किन माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी हम जानें। तो इसके 2 स्रोत हैं। पहला है प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। तो प्रत्यक्ष स्रोत जो हैं इसमें पहले भूकंप है और ज्वालामुखी। अप्रत्यक्ष स्रोत में पृथ्वी का तापमान, घनत्व और दबाव। इन 2 स्रोतों के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करते हैं। हमारे जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं इन्हीं स्रोतों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो रिसर्च करते हैं वो इन्हीं स्रोतों के माध्यम से ही निर्भर होती है बच्चों। तो आइए देखते हैं प्रत्यक्ष स्रोत में पहला जो है भूकंप। भूकंप क्या है, सभी जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा बहुत तो जानकारी है ही बच्चों। भूकंप वह घटना है जिसके द्वारा भूपटल में हलचल पैदा होती है तथा कंपन होने लगता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें
ऊर्जा का निष्कासन सभी दिशाओं में तरंग के रूप में होता है और यही तरंगें भूकंप का कारण बनती हैं। अब इस भूकंप में दो बिंदु होते हैं। पहला है उद्गम केंद्र। अब उद्गम केंद्र क्या है? भूकंप की प्रक्रिया के दौरान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, ठीक है, वह भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस ऑफ ओरिजिन सेंटर कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए भूकंप यहाँ इस केंद्र से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो यह जो केंद्र है भूकंप का, यह क्या कहलाएगा? उद्गम केंद्र कहलाएगा, फोकस ऑफ ओरिजिन सेंटर। उसके बाद है अधिकेंद्र है, भूतल का वह स्थान जहाँ तरंगे सबसे पहले पहुँचती हैं। ये जो भूकंप का उद्गम केंद्र तो ये हो गया। अब इसके बाद ये तरंगे जिस स्थान में सबसे पहले पहुँचेंगी वो क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र, यानी एपिसेंटर कहलाएगा भूकंप का। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के एकदम 90 डिग्री कोण पर होगा। ये जैसे मैंने बताया, ये आपका हो गया उद्गम केंद्र, यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई है और इसके जस्ट बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर ये तरंगे सबसे पहले पहुँचती हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? अधिकेंद्र। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर 1% नहीं भी आ रहा है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रॉब्लम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं बच्चों भूकंपीय तरंगों के प्रकार। भूकंप जब आता है तो आपको पता है कंपन कहीं पर कम है तरंगों का, कहीं ज़्यादा है, तो ये क्यों होता है और कितने प्रकार की तरंगे हैं? तो बच्चों ये तरंगे मुख्य रूप से देखिए, पहला है पी तरंगे या प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं इनको, प्राथमिक तरंगे, और दूसरा है एस तरंगे या सेकेंडरी वेव्स, और ये दोनों ही कैसी हैं? भूगर्भिक तरंगे हैं। ठीक है, पी तरंगे प्राइमरी वेव्स, एस तरंगे सेकेंडरी वेव्स, और ये दोनों कैसी हैं? भूगर्भिक, यानी पृथ्वी के अंदर ही चलने वाली तरंगे हैं। और उसके बाद दूसरी है ये धरातलीय तरंग या एल इसको कहते हैं, या फिर सरफेस वेव्स। ठीक है, अब आइए देखते हैं सबसे पहले पी तरंग क्या है या प्राइमरी वेव्स क्या हैं। बच्चों ये तरंगे तीव्र गति से चलती हैं तथा धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। जो प्राइमरी तरंगे हैं ये क्या करती हैं? जैसे ही भूकंप की उत्पत्ति हुई ये सबसे पहले पहुंचने वाली धरातल पर तरंगे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंगे। और इन तरंगों की विशेषता ये है कि ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कहने का ये है कि ये जो प्राइमरी तरंगे हैं ये धरातल के ठोस भाग, तरल भाग और गैस भाग तीनों माध्यमों से होकर गुजरती हैं। ये थी प्राइमरी तरंग की विशेषता। अब दूसरी मैंने बताई सेकेंडरी वेव्स या एस तरंगे। ये तरंगे प्राथमिक तरंगों से थोड़ी देर बाद धरातल पर पहुंचती हैं। प्राइमरी मतलब बहुत फास्ट पहले पहुंचने वाली, और सेकेंडरी प्राइमरी से थोड़ा सा लेट धरातल पर पहुंचने वाली तरंगे हैं, इसीलिए इन्हें सेकेंडरी यानी दूसरे नंबर पर पहुंचने वाली तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से ही गुजरती हैं। प्राइमरी मैंने बताया ये तीनों प्रकार के माध्यम में गुजरती हैं, ठोस, तरल, गैस, और ये सेकेंडरी वेव्स ये सिर्फ ठोस माध्यम में ही गुजरती हैं। यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। बच्चों इन तरंगों से ही वैज्ञानिक भूगर्भ की संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये तरंगे यानी जो सेकेंडरी तरंगे हैं रिफ्लेक्शन से प्रतिध्वनित होकर वापस लौटती हैं। जब रिफ्लेक्शन होता है इससे ये प्रतिध्वनित होती हैं और वापस लौटती हैं, जबकि अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन से विभिन्न दिशाओं में गति करती हैं। इससे संबंधित बच्चों आपके बुक में चित्र भी दिया गया है, मैंने यहाँ नहीं बनाया, थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो आप अपनी बुक में भी इस चित्र को देख करके समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है, मैंने जो बताया है वही उसमें दिया गया है, तो अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा और आपको अगर लग रहा होगा कठिन है तो समझ में आ जाएगा। अब आइए देखते हैं ये जो धरातलीय तरंगे क्या हैं। धरातलीय शैलों एवं भूगर्भिक तरंगों के मध्य धरातल की जो शैलें हैं और हमारी ये जो दोनों भूगर्भिक तरंगे हैं पी और एस, ठीक है ना, इनके मध्य परस्पर क्रिया के फलस्वरूप नई तरंगों की उत्पत्ति होती है जो धरातलीय तरंगे कहलाती हैं या सरफेस वेव्स कहलाती हैं। तरंगों का वेग
विभिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में इनका वेग अधिक, ठीक है, यानी जिनका घनत्व अधिक होता है इनकी जो स्पीड है वह अधिक होती है, और भिन्न भिन्न घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने के कारण इन तरंगों में परावर्तन एवं अपवर्तन की क्रिया होती है। धरातलीय तरंगें भूकंप मापी का सबसे अंत में अभिलेखित होती हैं, अर्थात भूकंप मापी जो यंत्र होता है उसमें धरातलीय तरंगें सबसे बाद में, यानी सबसे लास्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं भूकंप छाया। भूकंप छाया प्रदेश किसे कहते हैं? भूकंपीय छाया प्रदेश का तात्पर्य है ऐसे क्षेत्र जहां भूकंप की कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं होती है, वह भूकंप छाया यानी शैडो जोन कहलाता है। मान लीजिए इस क्षेत्र में भूकंप है, ठीक है, यहाँ पर उद्गम केंद्र है, यहाँ अधिकेंद्र है, लेकिन इस भूकंप केंद्र के थोड़ी दूर पर जा कर के इस क्षेत्र में कोई भी भूकंप की तरंग या फिर कोई ऐसा प्रभाव नहीं आया है, तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? आपका भूकंप छाया प्रदेश या जोन, कुछ भी आप कह लीजिए, ये भूकंप छाया प्रदेश कहलाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं भूकंप के प्रकार कितने हैं। भूकंप के प्रकार दिए गए हैं, देखिए ये हैं 5 प्रकार है भूकंप के। पहला है विवर्तनिक भूकंप, जिसको हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक भी कहते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी भूकंप या वोल्केनोस अर्थक्वेक, नियत या निपात भूकंप, और चौथा विस्फोट भूकंप, और 5वां है ये बांध जनित भूकंप। ये 5 प्रकार के भूकंप हैं और इनका विस्तृत थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी। आपकी बुक में बहुत क्लियर दिया गया, आप उसमें से भी देख सकते हैं। फिर भी मैं 5 जो प्रकार हैं भूकंप के, इनको मैं कम शब्दों में और सरल शब्दों में आपको बता रही हूँ। पहला देखिए मैंने क्या बताया, विवर्तनिक भूकंप। अब टेक्टोनिक अर्थक्वेक भी इसको कहते हैं। इस तरह के भूकंप भ्रंश तल के किनारे यानी चट्टानों के जो किनारे होते हैं इनके खिसक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। सामान्य तौर पर विवर्तनिक भूकंप ही आते हैं। हमारी जो पृथ्वी है बच्चों 7 प्लेटों से बनी हुई है, यानी 7 महाद्वीप जो हैं ये क्या हैं? 7 प्लेटें हैं। अब ये 7 प्लेटों के किनारे जब कभी दाएं बाएं या ऊपर नीचे खिसकते हैं तो इनके खिसकने से क्या होता है? भूकंप की उत्पत्ति होती है, और ऐसे भूकंप क्या कहलाते हैं? विवर्तनिक भूकंप। दूसरा मैंने बताया ज्वालामुखी या वोल्केनिक अर्थक्वेक। इस प्रकार के भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं, यानी जहां पर एक्टिव वोल्केनोज है वहीं पर आते हैं। इसे भी एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप के अंतर्गत ही रखा जाता है। तीसरा है निपात या नियात भूकंप, और इसके अंतर्गत अक्सर जहां खानों की खुदाई होती है बच्चों, उन क्षेत्रों में ज़्यादा खनन कार्य होने से जो भूमिगत खानों की छतें हैं वे गिर जाती हैं, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं जो निपात भूकंप का कारण बनते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर मैं एक बार बता रही हूँ निपात भूकंप क्या है। अक्सर हमने देखा कि जहाँ पर खानों की खुदाई होती है, चाहे कोयले की खान की खुदाई हुई या फिर और भी हैं, इनमें जब खुदाई आवश्यकता से अधिक होती है तो इनकी जो छतें हैं वे कमज़ोर हो जाती हैं और डैमेज होने के कगार पर होती हैं। इसके कारण हल्के झटके हमें फील होते हैं, और ये क्या है? निपात या नियात भूकंप कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद विस्फोट भूकंप यानी एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। इस तरह के भूकंप परमाणु या रासायनिक विस्फोट के कारण आते हैं। और अंत में है बांध जनित भूकंप। बांध जनित भूकंप क्या है? जल संचलन के कारण, यानी जल संचलन जब होता है इसके कारण असंतुलन उत्पन्न होने से बांध जनित भूकंप आते हैं। इस प्रकार के भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं। ये थे भूकंप के प्रकार, और मुझे जहाँ तक समझ है कि आपको धीरे धीरे आ रहा होगा समझ में। लेसन आपके लिए नए हैं, विस्तृत हैं थोड़ा सा, लेकिन कोशिश ये है कि आपको समझ में आ जाए। अब आइए देखते हैं भूकंप जो हमने पढ़ा, इसके प्रकार पढ़े, इसके माप हम कैसे करते हैं। तो भूकंप की माप हम बच्चों सीस्मोग्राफ एक यंत्र होता है, इसके माध्यम से करते हैं, ठीक है। भूकंप की माप किससे करते हैं? सीस्मोग्राफ यंत्र से। और इसकी तीव्रता कितनी है, कम है, ज़्यादा है, किससे? इसको जानने के लिए जो पैमाना है वह है रिक्टर स्केल।
ठीक, यह भूकंप को मापने का यंत्र सीस्मोग्राफ और उसका तीव्रता कम या अधिक जानने का जो स्केल है वह क्या कहलाता है, रिक्टर स्केल। अब भूकंप के प्रभाव कौन कौन से हैं? भूकंप आने के तो सभी प्रभाव आपको पता है, जानकारी भी है, न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके माध्यम से आपको समय समय पर जानकारी होती रहती है। फिर भी यह कॉमन सी जानकारी आपको बता दूं, भूकंप के प्रभाव क्या है। पहली बात तो भूमि का हिलना, सबको पता है। भूस्खलन होने लगता है, आपने देखा पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होने लगती है भूकंप के कारण। और नदियों का मार्ग बदलना, नदियां जिस मार्ग से चलती हैं, अगर भूकंप आता है तो कभी कभी नदियों का जो रास्ता है वो अपने रास्ते से अलग हटकर उनका मार्ग बदल जाता है। और क्या होता है, हिमस्खलन, बांध का टूटना, इमारतों का टूटना, सुनामी का आना, यह भूकंप के विनाशकारी प्रभाव हैं। अब आइए देखते हैं पृथ्वी की रचना। पृथ्वी की रचना कैसी हमारी अंदर धरातल पर हम रहते हैं, विभिन्न क्रियाकलाप के माध्यम से अपने वातावरण और पृथ्वी के बहुत सारे क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं। लेकिन यह भी जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना और ऊपर की संरचना में क्या क्या कौन से भाग हैं, किन्हें क्या कहते हैं। तो भूकंप विज्ञान के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा जा सकता है। 3 परतें, पहली है भूपटल, जिसको हम क्रस्ट भी कहते हैं, भूपटल, ठीक है, ऊपरी पटल, और इसका इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। पृथ्वी की संरचना की वह परत जो 5 से 30 किलोमीटर है, भूपटल कहलाती है। भूपटल को हम भूपर्पटी भी कहते हैं, ये कहीं कहीं बीच में आया है, आप इसमें कंफ्यूज ना होना कि भूपटल क्या है और भूपर्पटी क्या है। भूपटल, भूपर्पटी और क्रस्ट ये सब एक ही शब्द हैं और यह परत 2 खोलों में विभाजित है, यानी भूपटल जो है 2 भागों में विभाजित है। महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है और घनत्व इस पटल का 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब इसके बाद दूसरी जो है यह है मेंटल। पृथ्वी की जो दूसरी परत है इसका नाम है मेंटल। मेंटल क्या है, भूपटल के नीचे का भाग, यानी भूपटल हमने देख लिया ऊपरी परत, और इसके नीचे का जो भाग है वह क्या कहलाता है, मेंटल। मेंटल की गहराई मोह असतत या डिसकनेक्टिविटी से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर है। इसका घनत्व भूपटल की चट्टानों से अधिक है। इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। ज्वालामुखी को लावा ऊपरी मेंटल से ही प्राप्त होता है, ठीक है। ज्वालामुखी के समय जब लावा निकलता है, लावा किसे कहते हैं, गर्म चट्टानें, जो पिघला हुआ भाग होता है चट्टानों का, इसे लावा कहते हैं। और ये लावा ज्वालामुखी को इसी चट्टान से या इसी भाग से प्राप्त होता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण जो परत है पृथ्वी की, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोड या कोर इंग्लिश में। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, ठीक है ना। पृथ्वी का जो केंद्रीय है, देखिए अभी आपने क्या पढ़ा, पृथ्वी का 2 परतें पढ़ी। ये सबसे पहले बाहर भूपटल हो गया, फिर ये मेंटल हो गया, अब हम ये पढ़ रहे हैं क्रोड के बारे में। तो ये जो अंतरतम सबसे इंटरनल पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, हमारा कोर कहलाएगा, या फिर इसको हम हिंदी में क्रोड भी कहते हैं। तो इसी की जानकारी आपको दी जा रही है। इसकी रचना लोहे व निकिल जैसे भारी तत्वों से हुई है। इसकी गहराई 2900 से 6300 किलोमीटर है। स्वेस ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना का अध्ययन किया और इसकी संरचना 3 परतों में बताई। 3 परत स्वेस ने बताई। तो पहली परत जो स्वेस ने बताई उसका नाम है सियाल, दूसरी है सीमा और तीसरी है निफे। ये देखिए, जैसे मैंने ये जो परत बताई, 3 परतें बताई। पहली सियाल, यह है सिलिका प्लस एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद दूसरी बताई, इसमें है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और सबसे इंटरनल पार्ट बताई निफे, यह निफे है। और निफे में क्या है, निकिल प्लस फेरियम है। इस प्रकार से स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। पहला है सियाल, दूसरा है सीमा और तीसरा है निफे। ये 3 परतें, आंतरिक परतें स्वेस ने बताई रासायनिक संरचना का अध्ययन करने के बाद,
तो ये था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और अब हम देखेंगे ज्वालामुखी, जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रत्यक्ष स्रोत है। दूसरा बिंदु है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी क्या है, इसकी परिभाषा और इसके प्रकार हम पढ़ेंगे। ज्वालामुखी पृथ्वी के केंद्र में स्थित, केंद्र अभी मैंने आपको बताया केंद्र क्या है, ये जो निफे है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र में स्थित लावा जब दबाव के साथ, यानी इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो भूपटल की ओर गति करता है, ठीक है। ये जो इसके अंदर क्या है, लावा है, इसके ऊपर जब दबाव पड़ता है तो बाहर की ओर निकलने का प्रयास करता है, धरातल की ओर गति करता है, और जब उसे भूपटल का कोई कमज़ोर भाग मिलता है तब उसे तोड़कर धरातल पर प्रकट होता है और उसे ज्वालामुखी कहते हैं। समझ में आ गया होगा? नहीं आया तो फिर दोबारा वीडियो पॉज करके दोबारा फिर सुन सकते हैं बच्चों, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से इसको परिभाषा के माध्यम से भी समझते हैं। मोंक हाउस ने ज्वालामुखी की परिभाषा दी है। ज्वालामुखी भूपटल के वे छिद्र हैं जिनसे भूगर्भ का मैग्मा आदि पदार्थ उद्गार के रूप में बाहर निकलता है। मैग्मा पदार्थ कैसे निकलता है? उद्गार के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। और अब देखते हैं ज्वालामुखी का वर्गीकरण या ज्वालामुखी के प्रकार। कितने प्रकार के ज्वालामुखी हैं और इनकी जानकारी कहाँ कहाँ पर है। पहला है उद्गार और सक्रियता के आधार पर इनको हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक्टिव वोल्केनोज हमेशा सक्रिय रहते हैं। इनमें से सदैव समय समय पर धूलकण, लावा, गैस, विखंडित पदार्थ आदि बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। विश्व में इनकी संख्या लगभग 500 से अधिक है। इनमें प्रमुख रूप से सिसिली द्वीप का माउंट एटना, भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप पर माउंट स्ट्रोम्बोली, हवाई द्वीप पर माउंट मोना लोआ, और निरंतर सक्रियता के कारण ही ये जो माउंट स्ट्रोम्बोली है भूमध्य सागर का, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो ये था सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी फिर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है आपका ज्वालामुखी, ठीक है। और इस ज्वालामुखी से अंदर का जो तरल पदार्थ मैग्मा है, ये हमेशा बाहर निकलता रहता है, हमेशा कंटिन्यू, और निकल करके बाहर जमता रहता है। तो ये क्या कहलाएगा? सक्रिय ज्वालामुखी। और इनकी स्थिति कहाँ कहाँ ये मैंने इसमें आपको बता दिया, ठीक। अब दूसरा जो प्रकार ज्वालामुखी का है वह है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी के उद्गार के बाद, यानी इन ज्वालामुखी में एक बार अगर विस्फोट हो गया तो काफ़ी लंबे समय तक ये शांत रहते हैं और अचानक पुनः सक्रिय होते हैं। इनसे अपार धन जन की हानि होती है। यानी बच्चों, ये ज्वालामुखी एक बार अगर इनमें विस्फोट हो गया तो काफ़ी लंबे समय के बाद इनमें फिर अचानक भूकंप ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। और ये ऐसे विनाशकारी ज्वालामुखी हैं जिनसे कि अपार धनजन की हानि होती है। और ये इनका जो मुख्य उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, यह है इटली का वेसुवियस और जापान का फ्यूजियामा। ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें अचानक उद्गार होता है। और जो तीसरा प्रकार है ज्वालामुखी का, वह है शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी उद्गार के बाद सदा के लिए शांत हो जाते हैं। यानी इनमें एक बार अगर विस्फोट हो गया तो ये हमेशा के लिए बिल्कुल पीसफुल, नो विस्फोट, कोई विस्फोट लाइफ में नहीं होता है। प्रायः इनके मुख में जल भरने से झीलें बन जाती हैं। और म्यांमार में स्थित पोपा ज्वालामुखी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। अब देखिए, ये जो ज्वालामुखी है, इनमें मान लीजिए एक बार विस्फोट हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर का जो पदार्थ था, तरल पदार्थ, इसमें से एक बार विस्फोट हो गया, ठीक। अब एक बार होने के बाद ये हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। तो इनका ऊपर का जो मुख है ये ज्वालामुखी का, यह गड्ढा बन जाता है। और इस गड्ढे में क्या होता है? जल भर जाता है। जल भरने से ये क्या बन जाती है? ज्वालामुखी झील, यानी वोल्केनो लेक बन जाती है। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया, म्यांमार यानी बर्मा,
जो इसका पुराना नाम है, यहाँ पर स्थित पोपा ज्वालामुखी इसका बिल्कुल उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब तो ये था ज्वालामुखी और इनके प्रकार। अब देखते हैं इन ज्वालामुखी से बनने वाली आकृतियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी आकृतियाँ हैं जिनसे कि इनका निर्माण होता है और पृथ्वी के अंदर कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अंदर की आकृतियाँ कौन सी हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है। तो ये जो मैंने 4 बताए हैं ये अभ्यंतर स्थलाकृतियाँ हैं, यानी धरातल के ऊपर नहीं, धरातल के नीचे ही बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं। इनमें पहला है बैथोलिथ, लेथोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सिल और शीट, और अंत में है डाइक। ये आपको बच्चों सुनने में बड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको सारे पॉइंट एक एक और इस डायग्राम के माध्यम से बताऊंगी, आपको बिल्कुल इजी वे में, बहुत आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये एक एक बिंदुओं को देखते हैं। जो ये पहला बिंदु है, और चित्र भी देखिए साथ में, बैथोलिथ। ठीक है, नाम बड़ा अजीब लग रहा होगा, आपने पहले सुना भी नहीं होगा, लेकिन आप इंटरेस्ट लेते हुए पढ़िए और इस चित्र को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यह अधिक गहराई पर मैग्मा का गुंबदाकार जमाव है। ज्वालामुखी में क्या होता है, इस ज्वालामुखी में पृथ्वी के अंदर की चट्टान की जो ये तरल पदार्थ बाहर निकलने के लिए आवृत होता है। ठीक है ना, तो ये जो तरल पदार्थ है अंदर का, यह जो है जब अंदर, ठीक है, अंदर चट्टानों का पिघली पदार्थ है, ये क्या कहलाता है, मैग्मा। पिघली अवस्था क्या कहलाएगी, मैग्मा है। और इसकी आकृति जब धरातल के अंदर गुंबदाकार हो, देखिए गुंबदाकार जमाव, ये क्या कहलाएगा, बैथोलिथ। आप देखिए इसका आकार कैसा है, ये है बिल्कुल गुंबद नुमा, और यह इसकी जो जमाव है, यह बिल्कुल देखिए बैथोलिथ का जमाव, ये सतह से नीचे है। सतह कहाँ हमारी, ये है, और सतह से सबसे नीचे इसका जमाव होता है। ठीक है, अब दूसरा बिंदु है लेपोलिथ। लेपोलिथ जो है ये सतह के नीचे मैग्मा का बेसिन नुमा या तस्तरी के आकार का जमाव। ये जो तरल पदार्थ, यह जब धरातल के नीचे, देखिए ये है ये बिंदु। ठीक है, इसकी शेप कैसी है, एक तस्तरी नुमा है, और यही तस्तरी नुमा जब निर्मित होती है मैग्मा के माध्यम से, ऐसी स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो ये क्या कहलाएगा, लेपोलिथ। ठीक है, और तीसरी आकृति है फैकोलिथ। और फैकोलिथ क्या है, यह मैग्मा का मोड़ के रूप में जमाव है। अर्थात मैग्मा जो पिघला पदार्थ है, ये जब मोड़ के रूप में जमता है, जमाव होता है इसका, तो इसे हम क्या कहेंगे, फैकोलिथ। ये देखिए ये जो बिंदु है, इसमें इसका जो जमाव हुई है इस प्रकार से हो रखा है, मोड़ इसमें पड़े हुए हैं, और ये मोड़ अभिनित और अपनति हैं। अभिनति इसका जो निचला पार्ट है, ये वाला, ये अभिनति है, और अप मीन्स ऊपर, जो ऊपर उठा हुआ भाग है, यह अपनत कहलाता है। आशा आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद अब है लेकोलिथ। लेकोलिथ क्या है, यह बैकोलिथ की तरह गुंबदाकार जमाव है जो कि सतह के करीब है। आप देखिए, आपने पढ़ा बैथोलिथ, इसका यह जो मैग्मा का चैम्बर है, मैग्मा का चैम्बर आपको दिखा दो इस चित्र को ऊपर करते हुए, देखिए ये है हमारा मैग्मा का चैम्बर। तो बैथोलिथ में क्या होता है, यह मैग्मा के चैम्बर के जस्ट पास में, और लेकोलिथ ये है, ये सतह जो हमारी ऊपर की ये सतह है, ठीक है, और इस सतह के जस्ट नीचे होता है लेकोलिथ। ठीक है, उसके बाद है बच्चों, यह है अगली आकृति सिल और शीट। सिल और शीट, ये देखिए इसमें मैंने दोनों बना रखे हैं। मैग्मा का क्षैतिज रूप में पतले जमाव को शीट, पतला जमाव कौन सा आपको दिख रहा होगा, ये है, ये पतला जमाव है, आपको आकृति पतली लग रही है, तो ये क्या कहलाएगी, क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल शेप में, और जो पतला जमाव है, हॉरिजेंटल पतला जमाव, ये क्या कहलाएगा, शीट। और हॉरिजेंटल ये जो मोटा आकृति है, मोटी क्षैतिज रूप में आकृति है, इसको हम क्या कहेंगे, सिल। ठीक है, उसके बाद अंत में है डाइक। डाइक किसे कहते हैं, मैग्मा का सतह की ओर लंबवत किंतु गुंबदाकार जमाव डाइक है।
ये देखिए डाइक है। डाइक क्या है? ये सतह के नीचे लंबवत लेकिन गुंबद के आकार में इसका जमाव है, तो यह क्या कहलाएगा? डाइक। ये तो थी अंदर की आकृतियाँ, और अब देखते हैं बाह्य आकृतियाँ ज्वालामुखी से कौन कौन सी बनी हैं। तो पहली आकृति है ज्वालामुखी शंकु। शंकु, जैसा कि आपको पता है शंकु क्या होता है, कौन की आकृति शंकु कहलाती है। तो ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो इसकी आकृति कैसी, पहली कौन सी बनेगी? बाहर, ज्वालामुखी शंकु के रूप में। ऊपर आपको अंदर की आकृतियाँ बताई गई। अब बारी है जो मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक है, उससे कौन सी आकृतियाँ बनी। तो पहली आकृति है ज्वालामुखी शंकु। जब ज्वालामुखी पदार्थ भूपटल को तोड़कर किसी छिद्र के सहारे सतह पर आता है, तब मुख्यतः सिलिका प्रधान अम्लीय गाढ़ा लावा ऊपर लावा का उद्गार होता है, जिसके एकत्रित होने से ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, और इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है, इसको आइए देखते हैं, आपको बता रहे हैं एक चित्र के माध्यम से। देखिए, यह जो हमारा क्या है? ज्वालामुखी है, ठीक है, और इसके अंदर पिघला हुआ पदार्थ है, मैग्मा है, और बाहर निकल के ये बन जाता है लावा। और लावा जब बनेगा तो इसका मुख ऐसा होगा ज्वालामुखी का, और इसका जो पदार्थ निकलता है, मैंने बताया ये अम्लीय पदार्थ है, ठीक है, सिलिका प्रधान पदार्थ है। तो ये क्या होता है? गाढ़ा होता है। गाढ़ा होता है तो इसलिए इसका जमाव एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे कर ये निकला, फिर जम गया, फिर जम गया, फिर निकला, फिर जमा। इस तरह से इसकी आकृति एक पर्वतनुमा बन जाती है, और इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं, ज्वालामुखी शंकु भी कहते हैं। दूसरी आकृति है क्रेटर, ठीक है। अब क्रेटर क्या है? ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष पर कीपाकार आकृति ज्वालामुखी क्रेटर कहलाती है, शंकु के शीर्ष पर, ठीक है। शंकु क्या है? मैंने आपको बताया, ये जो ऊपर की आकृति बनती है, ये है शंकु, और इसके नीचे ही जस्ट ये कीप की आकृति। कीप कैसी होती है? कीप का आपको पता है, जो कुप्पी होती है वो ऐसी होती है, ऐसे करके, है ना। तो इसकी जो आकृति है, यह शंकु के शीर्ष पर कीप की आकृति, इसको हम क्या कहेंगे? क्रेटर। और अंतिम आकृति है कार्डेरा। कार्डेरा क्या है? ये जो आपने क्रेटर पढ़ा है, इसी का विस्तृत रूप को हम क्या कहेंगे? कार्डेरा। इसमें जल इकट्ठा होने से झील का निर्माण होता है। यह चित्र मैंने छोटा सा आपको समझने के लिए बना रखा है। ये क्या है? क्रेटर का बड़ा विस्तृत रूप है, और ये विस्तृत रूप ही क्या कहलाएगा? कार्डेरा। तो बच्चों, ये था इस लेसन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, और आशा है, उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। बच्चों, एक इसमें जो बिंदु है, मैंने बहुत संक्षेप में करके आपको इस लेसन को समझाया है, और आशा है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। और एक चीज़ मैं आपको से कहना चाह रही हूँ कि मेरा ये जो चैनल है वर्सेटाइल नॉलेज मास्टर, सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि कोई भी लेसन की जो वीडियो है वो ना छूटे, ठीक है। और आज मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका आंसर आपको मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में डालना है। क्वेश्चन ये है, सीस्मोग्राफ क्या है? सीस्मोग्राफ क्या है? आपको इसका आंसर मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में डालना है। तो बच्चों ठीक है, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, और तब तक के लिए जो अगला लेसन की वीडियो बने, तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, और कंटिन्यू स्टडी करें, ठीक है ना, जिससे कि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो और आप अच्छे नंबर लाएं। और फिर मिलते हैं अगले लेसन नंबर 4 के वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अंत में एक शब्द और कहूँगी, बिल्कुल मस्त रहें, बिंदास रहें, और अपनी पढ़ाई टेंशन फ्री होकर करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे जो चैनल है इस पर आप कह सकते हैं, मेरा नंबर भी आपको पता है बच्चों, उस पर बता सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखना, थैंक यू।